अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जापान के कुछ सीक्रेट्स और डार्क साइड के बारे में। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और एडवांस इकोनॉमी, दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री, जहाँ पर 90 साल के लोग आपको चलते फिरते एक्टिव नज़र आएंगे। 0% क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और ज़बरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो जापान को जापान में रहने के लिए आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के पीछे एक भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। आज हम आपके साथ जापान का यही सीक्रेट शेयर करेंगे और आने वाले वक्त में जापान कैसे कोलैप्स कर सकता है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बात तो अब काफ़ी लोग भूल चुके होंगे कि 1980 में जापान को नेक्स्ट सुपर पावर समझा जाता था। उस वक्त बहुत आम ख्याल ये था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, जैसे आज चाइना कर रहा है। अमेरिका में तो जापान को लेकर काफ़ी परेशानियां भी पाई जाती थीं, जहां तक कि इस पर पूरी मूवीज़ बनी थी, जैसे कि डाई हार्ड, राइजिंग सन, ब्लेड रनर वगैरह, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे जापानीज़ कॉरपोरेशन कैसे पूरे अमेरिका को टेक ओवर कर लेंगे। इसी खौफ की सबसे बड़ी वजह थी वो इम्प्रेसिव इकोनॉमी ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। उस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेहतर समझा जाता था। जापानीज़ स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, जापान की चीज़ें पूरी दुनिया में छाई हुई थी, चाहे वो कार्स हों, इलेक्ट्रिक का सामान हो या मेडिकल इक्विपमेंट्स। उस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट होते ही फ़ौरन जॉब मिल जाएंगी और आगे लाइफ सेट है, क्योंकि जापान में जॉब्स लाइफ टाइम जॉब्स होती हैं। जापान वॉज लिटरली अनस्टॉपेबल। 1990 तक जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, लेकिन 1991 में कुछ ऐसा हुआ तो जापान का फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जिसे दुनिया के किसी कंट्री ने नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक्स मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन किस काम के लिए चाहिए। लेकिन एक दिन फिर ये सारा बबल बर्स्ट हो गया। 1990 से 1991 के दरमियान जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की प्राइसेस भी 50% से ज़्यादा गिर गईं। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ॉम्बीज़ कंपनीज खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकरप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इस बुरी तरह से कोलैप्स की कि वो अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से सिक्स्थ मैन ऑफ एशिया बन चुका था, लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में आती रहती है। तो जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी पूरी जनरेशन को इफ़ेक्ट करने वाला था। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें जापान के जॉब सिस्टम को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट करियर शुरू होता है शुशुकु कट्सुडू मींस जॉब हंटिंग, जिस हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं और हर कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज़ और स्क्रीनिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को सुशिंक्योयो पॉलिसी के मुताबिक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी ज़िंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं है, बल्कि कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जॉब स्विचिंग वाले को कोई जॉब नहीं दे सकता। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब कि आपको टेंशन नहीं होती कि आप किसी भी वक्त निकाले जाएं। मगर दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत ही रिजिड होती है। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ एक कंपनीज के साथ गुजारते हो और कंपनी जो भी डिसीजन ले आपको मानना पड़ता है।
1990s में भी हायरिंग का यही प्रोसीजर था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर नहीं कर सकें तो समझ जाएं अब आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 सालों तक ये हायरिंग ऐसे ही बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट एज कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए थे उन्हें अगले 13 सालों तक कोई जॉब नहीं मिली और 2004 में जब हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई जापानीज़ कंपनी उन्हें हायर करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस जनरेशन के कुछ लोग तो लो पेइंग जॉब्स करते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट हैं। मतलब 30 से 40 लाखों लोग जो आज भी अपने पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ लोग हकीकी मोरी हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो इस अरसे में इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए कि उन्होंने अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। ये सारा दिन घर में रहते हैं, पेरेंट्स के पैसों पर गुजारा करते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही किसी से कांटेक्ट करते हैं। और यही से जापान की दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जापान दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ में से है जहाँ के लोगों की एज बहुत लंबी है। जापान में 30% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर की है और इसीलिए जापान को सुपर एजिंग कंट्री कहा जाता है। और इस सुपर एजिंग पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी वजह है वो लॉस्ट जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न होने की वजह से शादी ही नहीं की और इसी वजह से वो यंग जनरेशन जो इन 2 करोड़ लोगों ने पैदा करनी थी वो दुनिया में आ ही नहीं सकी। जापान की करंट गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेकर काफ़ी कंसर्न है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, लेकिन फ़िलहाल जापानीज़ गवर्नमेंट को कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह है वो रिच जॉब कल्चर, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब जापानीज़ गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं? क्या यही लो जनरेशन या रिजिड जॉब कल्चर जापान के डाउनफॉल का रीज़न बनेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आज आपके पास अच्छी जॉब, अच्छा घर और अच्छी ज़िंदगी है तो उन लोगों के बारे में सोचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अगर आप हमारे साथ दुनिया के और ऐसे राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।